Now we are going to learn variation of rate of reaction with the temperature. तो जब हम लोग वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जो आइडिया हमें दिया था वो वॉन हॉफ ने दिया था। और इनफैक्ट जो वॉन हॉफ थे उन्होंने जो बात कही थी वो एक केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में कही थी जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है। ठीक है, तो वॉन हॉफ की यदि बात करें तो वॉन हॉफ ने कहा था कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है और यदि आप क्या करते हैं उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं। केमिकल रिएक्शन है हमारी और वो कहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और आपने क्या किया उसका टेम्परेचर चेंज किया। तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या हुआ कि उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी वहां पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज द बेसिक थिंग व्हिच वॉन हॉफ टोल्ड अस। ठीक है, और इनफैक्ट उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया इसके लिए व्हिच इज नोन एज द वॉन हॉफ इक्वेशन। और उन्होंने ये बोला कि भाई मैथमेटिकली दिस कैन बी एक्सप्रेस एज dln keq, that is the keq is the equilibrium constant upon dt, that is equal to E upon RT square. Okay, so this equation number 1 that is known as the Van 't Hoff equation, जो कि बेसिकली ये बताती है कि कोई केमिकल रिएक्शन यदि है तो उस केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कंडीशन में यदि आप इक्विलिब्रियम में है यदि वो केमिकल रिएक्शन और आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो देयर विल बी चेंज इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऑलराइट, उसके बाद में क्या हुआ कि हमें कुछ आइडिया आया, हमने काफी सारी जो केमिकल रिएक्शन है उन केमिकल रिएक्शंस की स्टडी की और एक चीज जो हमें मिली वो काफी इंपॉर्टेंट थी और वो ये थी कि जब हम लोग कोई केमिकल रिएक्शन, जैसे मान लीजिए इनिशियली कोई केमिकल रिएक्शन टी टेम्परेचर पे हो रही है और इसका रेट कांस्टेंट हमारे पास में के है। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं इस केमिकल रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर देते हैं। तो जब हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जा रही है, वहां पे डबल हो जा रही है या फिर वो वहां पर क्या हो जा रही है, ट्रिपल हो जा रही है। तो ऐसा होता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 गुना या फिर क्या होती है हमारे पास में 3 गुना हो जाती है। यहीं से एक और इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है और वो क्या है हमारे पास में, वो है हमारे पास में टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो जब हम लोग टेम्परेचर कॉफिशिएंट की बात करते हैं तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट एक्चुअली में रेट कांस्टेंट का रेशियो होता है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो जैसे यहां पर क्या है, मान लीजिए कि जो T इक्वल T+10 पे जो रेट कांस्टेंट है आपका उसे आप K डिश मान लीजिए। ठीक है, और जो इनिशियल टेम्परेचर पे था वो कितना है आपका K है। तो K डिश और K का रेशियो जो है दैट इज एक्चुअली द टेम्परेचर कोफिशिएंट। ऑलराइट, टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है ना वो हम लोग स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं फॉर द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस में जो रेट कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू होती है उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग कह देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो जनरली यदि आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट तो इट इज द सिंपली रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर व्हिच डिफर्स फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो T+10 पे हमारा रेट कांस्टेंट है वो K डैश है और किसी T टेम्परेचर पे हमारे पास में कितना है, K है। तो इन दोनों का जो रेशियो है हमारे पास में वो ही एक्चुअल में क्या है हमारे पास में टेम्परेचर कोफिशिएंट है। जनरली जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर द टेम्परेचर रेंज 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब आइडियली जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो कंपेयर किया जाता है कब, जब टेम्परेचर का डिफरेंस जो वो 25 से वेरी करके कहां पे पहुंच जाए, 35 पे कर जाए। ठीक है, तो अब देखिए ये तो बात हुई कि वॉन 't हॉफ ने क्या बोला या टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने किए, वहां से हम लोगों को पता चला और हमने ये देखा कि जो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन है, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 2। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 होने का मतलब ये है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बेसिकली जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो प्रीवियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 गुना भी हो जाती है, कभी कभी वो 3 गुना भी होती है, लेकिन मोस्टली वो क्या होती है 2 टाइम्स हो जाती है। तो हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वहां पे डबल होगी। बट वी नीड मोर एक्यूरेट डाटा फॉर द
representation of for the representation of dependency of the red constant on the temperature। तो और छोटे स्केल के लिए हमें चाहिए। तो इसके बाद में क्या हुआ कि देन सो मेनी साइंटिस्ट वर्क ऑन दिस, और उसी बीच में क्या है, अरेनियस नाम के साइंटिस्ट थे। सो अरेनियस gave a very important relation for the variation of the rate of reaction with the temperature। तो जो अरेनियस थे उन्होंने तो भैया ऐसा कहा, इन्होंने दो चार पोस्टुलेट्स दी। पहला तो इन्होंने ये कहा कि देखो जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल रिएक्शन में ये नहीं होगा कि सारे मॉलिक्यूल जो है रिएक्टेंट के वो पार्टिसिपेट कर जाए। ऐसा हो जाए कि कुछ मॉलिक्यूल जो होंगे रिएक्टेंट के वो पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ मॉलिक्यूल जो है वो रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट अरेनियस टोल्ड टू अस। फिर उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा इसलिए होता है, कुछ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इसलिए कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल एक्टिव है वो ही एक्चुअल में क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से क्या था कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल भैया आपके दो टाइप के हैं। ठीक है, एक तो आपके पास में क्या है, एक्टिव मॉलिक्यूल, एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और दूसरे आपके पास में क्या है, दूसरे आपके पास में है पैसिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो उन्होंने बोला कि एक्टिव और पैसिव मॉलिक्यूल होते हैं, इस वजह से सारे एक साथ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और एक्टिव मॉलिक्यूल फर्दर उन मॉलिक्यूल्स को कहा जिनके अंदर में सफिशिएंट एनर्जी होती है सो दैट दे कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। और वो जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वैसे देखा जाए तो क्या है, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट के अंदर में होनी चाहिए सो दैट इसके अंदर में एक इफेक्टिव कोलिजन हो और ये रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर में। सो उस एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उस एनर्जी को हम लोग कह रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उन्होंने कहा कि भाई एक्टिव मॉलिक्यूल है, एक्टिव मॉलिक्यूल के अंदर में थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, सफिशिएंट एनर्जी होती है। वहीं पे हमारे पास में क्या है, पैसिव मॉलिक्यूल है। तो पैसिव मॉलिक्यूल के अंदर में एक्चुअली में सफिशिएंट एनर्जी नहीं होती है, तो वो क्या होते हैं, पैसिव फॉर्म में रहते हैं, अनरिएक्टेड फॉर्म में रहते हैं। तो कम एनर्जी वाले हैं, तो मैं इसे लेस एनर्जी से यहां से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि भाई ये जो एक्टिव मॉलिक्यूल और पैसिव मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा भैया इक्विलिब्रियम। अब जब इक्विलिब्रियम होगा तो ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी कि जो पैसिव मॉलिक्यूल है वो पैसिव मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक्टिव मॉलिक्यूल के अंदर में। तो जो पैसिव मॉलिक्यूल जब एक्टिव मॉलिक्यूल के अंदर में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए उसे क्या होता है, कुछ एनर्जी गेन करनी होती है। ठीक है, और वो जो एनर्जी गेन करता है वो बेसिकली किसमें यूज हो जाती है, वो इस पैसिव मॉलिक्यूल को एक्टिव बनाने के लिए यूज हो जाती है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल दैट एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे एई का मतलब क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट इट बिकम्स एक्टिव फ्रॉम द पैसिव वन। पैसिव से एक्टिव होने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब कोई पैसिव मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करेगा तो इट विल बेसिकली कन्वर्ट इनटू द एक्टिव मॉलिक्यूल ओवर देयर। ठीक है, एक बार जब एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया तो फिर क्या है, फर्दर रिएक्शन के अंदर में पार्टिसिपेट करेगा और रिएक्ट करके क्या कर लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। अब जो ये कंसेप्ट थी, इसी के साथ में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये वेरिएशन ऑफ दिस, ये जो 10 डिग्री सेल्सियस से जब हम लोग टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहे हैं ये भी उन्होंने समझाने की कोशिश की। और इसके लिए उन्होंने एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का यूज किया और उसके अकॉर्डिंग क्या था भाई, हमने ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, ग्राफ प्लॉट किया किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में। जो भी मॉलिक्यूल है हमारे उनकी काइनेटिक एनर्जी, हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है इसमें Ne का मतलब वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी हो या फिर उससे क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, या मैं कहूं कि ये सिंपली नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, और Nt अपॉन में क्या है आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Nt में से Ne मॉलिक्यूल की वजह से मॉलिक्यूल है which are having the sufficient energy so that they can be converted into the product। तो इनका जो बेसिकली रेशियो है हमारे पास में, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसी को हम लोग कह रहे हैं मॉलिक्यूल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है इसको हमने काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट प्लॉट किया। तो ये उन्होंने ये सब बताया कि भाई मान लो कोई इनिशियल टेम्परेचर है आपके पास में, तो इनिशियल टेम्परेचर के पास में कुछ इस तरीके से आपको कर्व ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो इसमें ये मॉलिक्यूल है, बहुत ही कम मॉलिक्यूल जो है उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है। ठीक है,
और बाकी के अधिकतर मॉलिक्यूल आप देख रहे हो तो वो क्या है, कम एनर्जी वाले हैं, तो दे आर एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली द जोन ऑफ द पैसिव मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास में क्या है, जोन है एक्टिव मॉलिक्यूल का। अब ये जो हमें कर्व मिलता है, ये कब मिलता है, जब कोई टेम्परेचर कितना होगा वहां पे T होगा। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो ये कर्व चेंज हो जाता है, और ये कर्व हमें कुछ इस तरीके से मिलता है यहाँ पे। तो ये जो नया कर्व मिलता है, अब इस कर्व में आप देख रहे हैं ये तो क्या है, वो काइनेटिक एनर्जी, जहां पर मॉलिक्यूल क्या हो जा रहे हैं, एक्टिव हो जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो अब यहाँ पर कि जो ऑरेंज वाला कर्व है, इसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो क्या हो जा रहा है भैया, डबल हो जा रहा है। जो व्हाइट वाला था उससे क्या हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है विद राइज इन द टेम्परेचर बाय द 10 डिग्री सेल्सियस। तो उन्होंने यही बताया कि भाई यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल इसलिए हो जा रही है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो पैसिव से किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, एक्टिव के अंदर में। तो ये जो हमारे इक्विलिब्रियम है इधर की तरफ में शिफ्ट होता है एलएचएस की तरफ में, और ऐसे में जो ग्राफ है, ग्राफ के तरीके, ग्राफ से उन्होंने ये समझाया कि भाई ग्राफिकल यदि आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये जो पैसे जो आपके पास में फ्रैक्शन ऑफ द एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्राफ जो है आपका वो आरएचएस की तरफ में शिफ्ट होता है, और जो इक्विलिब्रियम है वो हमारा एलएचएस की तरफ में शिफ्ट होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस वी आर हैविंग मोर नंबर ऑफ द एक्टिव मॉलिक्यूल, और एक्टिव मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है कि जो रेट रिएक्शन है वो भी क्या होगी, हमारी फास्ट होगी। अब इसको जो है उन्होंने एक्चुअली में क्या किया, वॉन हॉफ इक्वेशन से रिलेट किया। तो उन्होंने ऐसा बताया कि भाई यहां पर देखो क्या है, हमारे पास में के इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम तो क्या है, अपने पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है भैया, रेशियो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, उसको K1 से बता दे रहे हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसे हम लोग किससे बता दे रहे हैं, यहाँ पे K2 से बता दे रहे हैं। लाइकवाइज यहाँ पे ये जो E है, ये क्या है, आपके पास में एनर्जी डिफरेंस है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। तो लाइकवाइज ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में E विल बी इक्वल टू E1 माइनस E2। बस फिर उसके बाद में तो क्या था भैया, सिंपल सी बात बोली कि इसके अंदर में आप रख दो वैल्यू। तो यदि आप वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, वॉट ऑफ इक्वेशन में आपने यदि वैल्यू रखी तो आपको मिलेगा डी एल एन K1, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में डी एल एन K2, और इसके अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन दिस विल बी इक्वल टू dt। और ये जो है हमारे पास में ये किसके बराबर होने वाला है, ये बराबर होने वाला है, यहां पर E की वैल्यू रख दें आप, तो E की वैल्यू तो क्या है भैया, E1 माइनस E2, और अपॉन में क्या है आपके पास में RT स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये थी बेसिकली इक्वेशन जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे कैपिटल T है जो कि क्या बता रहा है, चेंज इन द टेम्परेचर। अब इसी को यदि हम लोग सेपरेट करके लिखें सिंपल फॉर्म में और कर दे कन्वर्ट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास में dln K1, ठीक है। इसके अपॉन में क्या होगा अपने पास में dt हो जाएगा, ऑलराइट। और साथ में एनर्जी देख लें हम लोग इसकी, तो इसकी एनर्जी कितनी है, E1 अपॉन में क्या है आपके पास में RT स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से यदि आप E2 की बात कर रहे हैं तो E2 में क्या हो जाएगा, E2 विल बी dln K2, ठीक है, अपॉन में क्या है, यहां पर भी आपके पास में dt है, और ये किसके बराबर होगा भैया, ये बराबर होगा E2 अपॉन RT स्क्वायर। तो यहां पर एक आपके पास में इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन भी किसका है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है अपने पास में, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास में, जो कि क्या बताता है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द अरेनियस इक्वेशन। सो दिस डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द अरेनियस इक्वेशन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब यदि क्या है कि आपको फर्दर ये निकालना है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना रेट कांस्टेंट होगा, या जो रेट कांस्ट है, रेट कांस्टेंट के अंदर में कितना चेंज आएगा, तो फर्दर यू नीड टू इंटीग्रेट दिस डिफरेंशियल फॉर्म। और यहां से मान लीजिए हम लोग पहले वाली जो टर्म है उसको लेके उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां पर ये बेसिकली कन्वर्ट होगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा भैया आपके पास में, ये हो जाएगा dln K1, ठीक है, dt को इधर भेज देते हैं हम, तो ये क्या होगा अपने पास में E1
अपॉन आर, और T2 है, T² है यहाँ पर, तो हम लोग इसे क्या कर देते हैं, ऐसे हम लोग लिख देते हैं T⁻⁻², और इधर क्या हो गया आपके पास में dt हो गया। ऑलराइट, अब फिर क्या करें, इसका इंटीग्रेशन करते हैं अपन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो k अपने पास में तो है कांस्टेंट, ठीक है, उसके अलावा e जो है वो भी क्या है अपने पास में कांस्टेंट है, r जो है वो भी अपने पास में क्या है कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है x² dx टाइप की सिचुएशन है आपके पास में, तो अगेन जो आप इंटीग्रेशन करेंगे x⁻n का, तो वो क्या होता है n+1 अपॉन x⁻n+1 अपॉन n+1। वही यदि हम लोग करते हैं तो ये इक्वेशन हमारी किस में कन्वर्ट होती है भाई साहब, ये इक्वेशन हो जाएगी अपनी ln k1, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, ये भाई हमारे पास में इक्वल हो जाएगा E1 अपॉन r, ठीक है, इनटू क्या होगा यहाँ पे t। So this equation you are going to get when what you are doing when you are integrating this equation, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी फर्दर जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे। साथ में एक चीज और मिस हो रही है यहाँ पर, और वो क्या है अपना इक्विलिब्रियम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जब आपने इंटीग्रेशन करा तो यू विल गेट दिस वैल्यू। अब एक बार जब आपको ये वैल्यू मिली है, आप इसका एंटी लॉग लें, तो एंटी लॉग लेने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं भाई क्या मिलने वाला है, वी आर गोइंग टू टेक k1 इक्वल्स टू, अब ये जो हमारे पास में टर्म है जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा अपने पास में माइनस होगा, ठीक है, -1/t, तो ये पूरी टर्म अपने पास में क्या होगी -1/RT होगी। तो जब मैं कह रहा हूं कि आपने इसका एंटी लॉग लिया, तो ये वाली जो टर्म है पूरी, ये तो हमारी किस में चली गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये क्या हो गया हमारे पास में e⁻−E1/RT, ठीक है, और ये क्या है आपके पास में प्लस में है, तो दैट विल बी सिंपली मल्टीप्लाइड ओवर हियर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन, और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं वॉन टू हाफ इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है भैया, ये वॉन टू हाफ इक्वेशन है। इसको यदि आप जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड फॉर्म में ये हो जाएगा भाई कि यहां पर k1 की जगह हम लोग k कर दें, k विल बी इक्वल टू क्या होगा e⁻−e/RT और इनटू a, ठीक है। तो दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग कह रहे हैं अरेनियस इक्वेशन। सो ये इक्वेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है as far as you are concerned with the variation of the rate constant with the temperature, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन में यदि आप वेरिएशन की बात करते हैं टेम्परेचर के साथ में, तो ये अरेनियस इक्वेशन जो इक्वेशन 2 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे कैलकुलेशन जो होते हैं हमारे इससे रिलेटेड हो जाते हैं वहां पे। अब देखिए यहां पर में जैसे ग्राफ है हमारे पास में, तो ग्राफ में और इस इक्वेशन के अंदर में देखिए क्या सिमिलरिटी है। अब यहां पर ये जो अपने पास में बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल है, ठीक है, दिस फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल दिस इज आल्सो मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज e⁻−e/RT, ठीक है। तो यहां पर जो अपने पास में टर्म है, ये वाली टर्म ये क्या बता रही है, फ्रैक्शन ऑफ द एक्टिव मॉलिक्यूल्स आपको बता रही है। और वहीं पर ये जो A है, ये A क्या है आपके पास में, A के अलग अलग नाम है, हम लोग इसे कोलिजन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कोलिजन फैक्टर, और इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो दो तीन इसके नाम है बेसिकली, कोलिजन फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इसे कभी कभी एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये सारे नाम हम लोग इसे देते हैं। और वहीं पर ये जो है e⁻−e/RT, ये टर्म आपको क्या बता रही है, ये बता रही है कि कितना जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो आपके पास में एक्टिव फॉर्म में है। अब देखिए यदि आपको इसको सॉल्व करना है और यहां से आपको कैलकुलेट करना है कि भाई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट कितना है या एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, यहाँ पर E बेसिकली क्या है आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इन सारी चीजों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका भाई आप लॉग ले लो, और मान लो कि यदि दो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको कंपेयर करने के लिए मिल जाए, तो जब आप इसका लॉग लोगे तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा, देखो यदि हम लोग बात करें कि T1, तो T1 पे ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास में 2.303, ठीक है, लॉग कितना हो गया अपने पास में K1, और साथ में यहां पर क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू लॉग A
यहाँ पर 2.303 log a और एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो एज इट इज आने वाला है, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस E1 बाय RT। ऑलराइट, और t यहाँ पे पहला है तो इसे हम लोग कह दे रहे हैं RT1। उसी तरीके से जब T2 की आप बात कर रहे हैं तो T2 पे क्या कंडीशन होने वाली है, T2 पे ही आपके पास में हो जाएगा 2.303 log यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में K2, और ये टर्म तो एज इट इज आएगी आपके पास में, यू विल हैव 2.303 log a। और जब यहां से आप इसे लिखेंगे तो अब यहाँ पे E1 के बजाय हो जाएगा E2 और टेम्परेचर आपके पास में कितना हो जाएगा T2। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3 और इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब पहले तो हम लोग क्या कर ले, पहले हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को 2.303 से। तो जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा भाई, ये 2.303 कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, और यहां पर मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा आपके पास में 2.303 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से कर लेते हैं इसे और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो देखिए आपको क्या मिलता है। नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन मिलने वाली है और वो क्या है आपके पास में, वो है log K2 upon K1 and this will be equal to what, this will be equal to E upon 2.303 R। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस तो क्या है आपके पास में, दैट विल बी T2 minus T1 upon T1 into T2। Now this is going to be a very important expression। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक एक्सप्रेशन है ये, बहुत ज्यादा यूज है इसका। एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का, दो अलग अलग टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ हो, आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ हो, उससे आपको कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर निकालना होगी, किस टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, यदि आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता हो तो यहाँ पर बस बेसिकली इसका यूज ये है। ये इक्वेशन नंबर 5 है एंड दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन दैट विल बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। जब दो अलग अलग टेम्परेचर है उनके बीच में कंपेयर करने के लिए आपको आ जाए, या फिर वहां पे आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए आ जाए, इससे हम लोग डिफरेंस है तो इसे डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इन सारी चीजों के कैलकुलेशन के लिए बेसिकली क्या है, हम लोग इस इक्वेशन नंबर 5 को यूज करते हैं। ठीक है, और इस इक्वेशन का हमारे पास में बेसिकली यही यूज है, रेट कांस्टेंट निकालना, एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर वगैरह। एक और तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो हमारे पास में क्या है, वो हमारे पास में है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जब ग्राफिकल मेथड आप यूज करेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, यदि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन log k और 1/t के बीच में, ठीक है, तो आपको क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विद द नेगेटिव स्लोप। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे मिलने वाली है जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, और दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर भाई, ये बराबर हो जाएगा अपने पास में E अपॉन 2.303 R। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप ओवर हियर। और इस तरीके से हम लोग क्या टेंजेंट ड्रॉ करके भी निकाल सकते हैं। सो टेंजेंट विल बी सिंपली इक्वल टू tan थीटा, जो एंगल है, एंगल आप निकाल के उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेसिकली यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दिस विल बी थीटा एंगल, और उससे आप क्या करेंगे, यहाँ पर फर्दर कैलकुलेशन एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट का कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास में सिंपल सा टेम्परेचर के साथ में वेरिएशन था। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का किस तरीके से वेरिएशन होगा, समझने वाली बात यही है भाई कि यदि रेट कांस्टेंट के अंदर में वेरिएशन आया है तो वेरिएशन जो है बाकी सारी चीजों के, मतलब जो स्पीड है, स्पीड के अंदर में डेफिनेटली आने वाला है। और बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, कुछ एज यूजुअल डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर में। वॉन ऑफ ने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने इक्विलिब्रियम के बारे में बात करी, देन वी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, और फिर उसके बाद में आरएनएस थ्योरी। तो बेसिकली जो इनकी रिएक्टिविटी है वो डिपेंड एक्चुअली में करती है कोलिजन के ऊपर में। जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, वहां पे रिएक्टिविटी होगी। तो टेम्परेचर जैसे बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, तो मॉलिक्यूल के अंदर में जो कोलिजन है वो ज्यादा होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा, तो दैट विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टेंट। ऑलराइट, तो आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।